बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बयानिया के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, प्रोग्राम बयानिया के मेज़बान फवाद अहमद की निजी मसरूफियात की बिना पर जो गैर हाज़िरी है उसकी वजह से आर्जी तौर पर यह जिम्मेदारी मैं अदा कर रहा हूं। आज प्रोग्राम बयानिया में हम बात करेंगे तोशाखाना केस की। तोशाखाना केस को एक बार फिर सेशन अदालत ने काबिल समात करार दे दिया है। हाई कोर्ट ने यह केस दोबारा भेजा था सेशन अदालत को और उसमें फ़रीक़ैन खासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुनकर और उसके बाद उसके फैसला करने की हिदायत की थी। तो आज काबिल समात सेशन अदालत ने उसे करार दे दिया है और अब 12 जुलाई को गवाहान को तलब कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं बैरिस्टर गौहर, उन्होंने इस पर एतराज़ उठाया और एक बार फिर आला अदलिया का रुख करने का ऐलान किया। इस मामले पर आज हमारे साथ होंगे अम्मार मसूद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं, उनको खुशामदीद कहता हूँ। प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे IMF की जो मुलाकातें हैं सियासी जमातों के साथ। आबिद कयूम सुलैरी साहब हमारे साथ होंगे और प्रोग्राम के तीसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे ज़रा क्रिकेट की, ज़रा डिफरेंट स्टोरी, पॉलिटिक्स और कानून और इकानमी, इनसे हटकर क्रिकेट के मैदान में क्या होने जा रहा है। और वज़ीर आज़म ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शिरकत के मामले को हाई प्रोफाइल जो एक हाई कमेटी है उससे मशरूत कर दिया और इस कमेटी की सरबराही कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं। लेकिन इस वक्त हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं ज़रा पॉलिटिकल स्टोरी से और तोशाखाना से बातचीत का आगाज़ करेंगे अमार मसूद साहब से। अमार साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ। अमार साहब, तोशाखाना केस एक बार फिर काबिल समात करार दे दिया गया है, कितनी मुश्किलात हैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। फवाद भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और आप भी प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आपको मुबारकबाद हो इतना अच्छा प्रोग्राम करने पे। जहां तक तोशाखाना केस के हवाले से बात है तो वो बेसिकली पिंग पोंग की जो खेल होता है वो खेला जा रहा है। तहरीक इंसाफ बुनियादी तौर पर जवाब नहीं देना चाहती, ट्रायल नहीं आना चाहती। अभी आपने पिछले दिनों देखा कि हाई कोर्ट में ये मामला गया, हाई कोर्ट पे कर दी गई कि ट्रायल कोर्ट में किया जाए। ट्रायल कोर्ट में आज उन्होंने काबिल समात करार दे दिया। ये पहली दफा काबिल समात नहीं करार दिया, इससे पहले भी काबिल समात करार दे दिया था। तो फिर ये दोबारा अब कह रहे हैं आला अदालतों में जाएंगे। मकसद ये है कि डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल की जाए, इल्तवा को इस्तेमाल किया जाए, तातुल पैदा किया जाए जिसकी वजह से इमरान खान साहब को जवाब ना देना पड़े। ये बात बड़ी वाज़ेह हो गई है। वो अपने जमाने में बड़े फख्र से कहा करते थे कि जिस पर इल्जाम लगता है उसी शख्स को जवाब देना पड़ेगा। तो इमरान खान साहब पे इल्जाम लग गया हुआ है, अब उनको चाहिए कि इसका जवाब दें। और दूसरी बात यह है कि जो शख्स अब अदालतों की इस तरह की कार्रवाइयों से भागता है, घबराता है, राह फरार हासिल करता है, उसके दिल में कुछ चोर होता है। तोशाखाना केस बहुत वाज़ेह है। अगर आपको मौका मिले तो कासिम अब्बासी साहब की द न्यूज़ में एक स्टोरी छपी थी, वो जरूर पढ़िएगा। ये तो इब्तदाई सी चीजें हैं जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि चंद घड़ियां हैं, भेज दी गई, उनको पहले भेज दिया गया, बाद में रकम तोशाखाना में जमा कराई। इसके अलावा भी बहुत कुछ है और तकरीबन 10 दौरे साबिक वजीर आज़म के ऐसे थे जिनका तोशाखाना में कोई रिकॉर्ड नहीं जमा कराया गया। दिलचस्प बात दौरों की ये है कि जो वजीर आज़म के साथ लोग गए थे उन्हें कीमती तहफ़ मिले, लेकिन वजीर आज़म ने कोई चीज जमा नहीं कराई। इसका मतलब ये है कि वो चीज छुपाई गई। ये तो नहीं हो सकता कि साथ वाले लोगों को डेलीगेशन को तहफ़ मिले हो, हेड ऑफ डेलीगेशन को तोहफा ना मिला हो, ये नहीं हो सकता। तो वो जो है ना, इसका बहुत बड़ा ये वाकया है, बहुत बड़ा जुर्म है। अच्छा, और ये कभी अमार साहब, एक चीज जो हम देखते हैं तोशाखाना के मामले पर ही हमने देखा था कि जब हाई कोर्ट में मामला जेर समात था तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर एतराज भी लगाया था। तो अब अगर आला अदलिया में जाने की बात करते हैं बैरिस्टर गौहर साहब, तो एक बार फिर ये मामला जाएगा तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही, बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट तो नहीं जा सकता। और चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद का इजहार चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर चुके हैं, तो फिर कैसे मामला आगे चलेगा? देखिए, कानूनी मुशदाफियां और आइन जो मर्जी कहता हो, जिस तरह की कोर्ट की तरफ से इमरान खान के लिए नरमी दिखाई दी जाती है, कोई पता नहीं कि ये सुप्रीम कोर्ट में ही चला जाए और वही इस पे कोई नरमी बरते। हमने बड़ा वाज़ेह तौर पे देख लिया कि कुछ खास लोगों का, कुछ खास मुंसफीन का टिल्ट है इमरान खान की तरफ, जिसकी वजह से इमरान खान के ऊपर अभी तक उन्होंने कोई आंच नहीं आनी। कौन सा जुर्म है जिसकी FIR दर्ज नहीं हुई, लेकिन उसके बाद दंदनाते फिर रहे हैं इमरान खान साहब। और मुझे बाज़ का लगता है कि वो अपने खौफ के हिसार में आ चुके हैं। सही, लेकिन वो तो बराह रास्त कहते हैं कि वो तैयार हैं गिरफ्तार होने के लिए, जब भी उन्हें गिरफ्तार करना है कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें।
अगर कोई फर्क ना पड़ता होता तो ये तोशाखाना केस के का तमाशा ना बनाया होता, BRT का तमाशा ना बनाया होता, मालम जब्बा का तमाशा ना बनाया होता, अद्वियात केस का तमाशा ना बनाया होता, किसी जगह भी जवाब देने से, ट्रायल होने से, किसी तफ्तीशी अफसर के सामने पेश होने से अभी तक इमरान खान साहब मुनकिर हैं। और जब तक वो मुनकिर रहेंगे, इसका मतलब है वो बुज़दिल हैं, चोर हैं, उनके दिल में खोट है। अमर साहब, एक जो दिलचस्प सूरत-ए-हाल इस वक्त हम मुल्क में देख रहे हैं, कम से कम मुझे लाजमी सी बात है, हम चीज़ों को रिपोर्ट कर रहे होते हैं, IMF की सियासी जमातों से राब्ते रहते हैं, मुलाकातें भी होती होंगी, लेकिन कभी हमने ऐसा नहीं देखा कि जब चंद हफ्तों या कम से कम 1 से 1.5 हफ्ते बाद आपका स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होने जा रहा हो और उस वक्त IMF का वफ्द जो है वो सियासी जमातों से मुलाकात कर रहा हो, और बिलखुसूस सिर्फ 3 बड़ी सियासी जमातों, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसकी वजूहात क्या देखते हैं आप? बड़ी आसान सी वजूहात है। देखिए, एक तो इमरान खान साहब ने बड़ी फंडिंग के साथ, और वो फंडिंग जाने कहां से आई, उससे अमेरिका में बहुत ज्यादा लॉबिंग की हुई है। उस वजह से जिस तरह पाकिस्तानी एंकर मीठे मीठे ठंडे ठंडे इंटरव्यूज करते थे, उसी तरह के इंटरव्यूज कुछ फॉरेन एंकर्स भी करते पाए गए। कुछ जगह इमरान खान के साथ धोखा हुआ, उन्हें बताया गया कि ये उसी तरह के ARY टाइप के इंटरव्यू करेंगे, लेकिन उस तरह नहीं, तो वहां पे उन्हें सवालों का जवाब देना पड़ गया। तो कुछ तो ये समझ उस लॉबिंग के, वो जो पैसा खर्च किया गया है, वो जो सनद किए गए हैं, उसकी बुनियाद पर ये नतीजा। दूसरी बात ये है कि ये अचंभे की बात नहीं है, पाकिस्तान की तारीख में पहले भी ऐसे, आई थिंक 94 में ऐसा हुआ था कि जब IMF कर्जा देता है तो वो दूसरे इदारों, दूसरी सियासी जमातों से पूछता है जबकि इलेक्शन करीब हो। आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, इलेक्शन करीब हो तो बुनियादी मकसद ये है, क्या है कि IMF इन जमातों से ये पूछना चाहती है कि अगर आप बरसरे इक़्तिदार आ गए तो फिर क्या आप IMF का कर्जा वापस करने में दिलचस्पी रखेंगे। शायद अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान में PTI का कोई टिकट नहीं लेना चाह रहा। सही। तो अच्छा, ये अमर साहब ये जो बात, जी आप अपनी बात पूरी कर लें, फिर मैं सवाल फ्रेज करूं। हाँ, एक तो उस मीटिंग में भी इमरान खान ने मुल्क के साथ जो अनाद है, इख्तलाफ है, उसका इजहार किया। और पहले शौकत तरीन साहब, आपको पता है कि PTI के वजीर खजाना, और उन्होंने कहा खतूत लिखे हैं IMF को, लेकिन इमरान खान साहब ने ऊपर से तो ये बयान दिया कि IMF के एग्रीमेंट पर हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन उन्होंने जब इस मीटिंग के दौरान IMF वालों को कहा, क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि इंतखाबात की जमानत उन्होंने मांगी। इसका मतलब है कि वो अमेरिका हो या IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, तुर्की हो, जापान हो, चीन हो, इंग्लैंड हो, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के मामलात में दरअंदाजी फौरन कुव्वतें करें और किसी तरह उनको दोबारा बरसरे इक़्तिदार ले आए। इमरान खान को अंदाजा नहीं है। अच्छा अमर साहब, एक सवाल आपसे ये करना चाहूंगा, IMF की जो ये मीटिंग्स हैं और जिस तरीके से खान साहब जो हैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने जो जमानतें मांगी हैं IMF से, तो जिस तहरीक इंसाफ को आप समझते हैं कि पाकिस्तान में गैर मौसर हो चुकी है, कोई उसका टिकट लेने को तैयार नहीं है, तो क्या IMF की मदद उन्हें शेल्टर देगी, क्या उन्हें ब्रीथ टेकिंग स्पेस देगी और वेंटिलेटर से वार्ड पे उनकी जमात को शिफ्ट करने में कामयाब होगी आपके ख्याल में? आई डोंट थिंक सो। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात है, 9 मई के बाद जो पाकिस्तान में तब्दीली आई है, उससे सिर्फ हम लोग वाकिफ नहीं हैं, बैरूनी दुनिया वाकिफ है। सारी दुनिया में लान तान हो रही है उस जमात के हवाले से जो अपने शहीदों के नामूस और वकार का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकी, उनके मुजस्मे गिरा चुकी और उनके हवाले से तौहीन आमेज़ कलिमात कह चुकी है। दूसरी बात यह है कि जाहिर है इमरान खान का मकसद यही है कि किसी तरह पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पे ना लग गई। ये उनकी पुरानी रवायत है। ठीक हो गया था तब उन्होंने यहाँ पे धरना दे दिया था 2014 में, आपको याद था। जब भी पाकिस्तान का IMF से एग्रीमेंट, कोई तरक्की का रास्ता, कोई फलाह का रास्ता निकलना लगता है, तो आप देखते हैं कि इमरान खान साहब जो है वो अचानक लॉन्ग मार्च, धरना, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा अमर साहब एक दो चीजें बहुत अहमियत की आमिल हैं और आप गहरी निगाह रखते हैं इन चीजों पर। हालिया जो पहले तो पाकिस्तान की सियासत में हम देखते थे कि लंदन प्लान बहुत अहम होता था, हालिया दिनों में जरा दुबई प्लान बहुत डिस्कस हो रहा है।
आपकी मालूमात के मुताबिक दुबई में जो बड़ों की मुलाकात, बिग 2 कह सकता हूं, उसमें मौलाना साहब नहीं थे, बिग 2 की मियां नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब की जो मुलाकातें या जो राब्ते हुए हैं, उसमें कुछ मामलात पे इत्तफाक राय हुआ है या अभी तक डेडलॉक बरकरार है उन इशूज पर? देखिए, मुझे कुछ मालूमात यकीनन मेरे पास हैं जो बाकी लोगों के पास नहीं है। मेरा दुबई में कुछ जराए से राब्ता भी हुआ। वहाँ जो बात बड़ी वाज़ेह तौर पर सामने आई कि मियां नवाज शरीफ, उनकी बॉडी लैंग्वेज, मैनरिज्म, गुफ्तगू का अंदाज ऐसा हो चुका है जैसे चौथी दफ़ा के वज़ीर आज़म का होता है। वो इस वक्त बड़े तशवीश में हैं कि मुल्क की इकॉनमी को किस तरह ठीक किया जाए, अरब ममालिक किस तरह मदद ली जाए, चाइना के साथ किस तरह ताउन बहाल किया जाए। तो कंडक्ट होता है प्राइम मिनिस्टर का, और अगर आप वो तस्वीर देखें तो आपको यूं ही लगता है कि जैसे काबीना का इजलास हो रहा है, उस तरह का कंडक्ट हो रहा है। दो मामलात वहाँ, 2-3 मामलात डिस्कस हो रहे हैं वहाँ पे, इंटरिम गवर्नमेंट के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से, और जो आइंदा वज़ारत उज़्मा के हवाले से बात हो रही है। इंटरिम गवर्नमेंट, मुझे ये लगता है कि बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं और इस्लामाबाद पर कोई 10-15 वज़ीर आज़म फिर रहे हैं, लेकिन मुझे यूं लगता है कि यहाँ पे कोई सरप्राइज दिया जाएगा, कोई मईशत दान ही अल्टीमेटली इंटरिम गवर्नमेंट में आएगा। और इंतखाबात के मामले पर जरा प्रिसाइजली, और मेरे पास एक इत्तला है, मालूमात है, मैं आपसे भी कंफर्म करना चाहूंगा, बहुत वेल अवेयर्ड हैं चीज़ों से, कि एक इत्तला ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब बज़िद हैं इस मामले पर कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो केस है 9 मई के मामलात का, उसे आर्मी कोर्ट के बजाय इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में ले जाया जाए। क्या ये मामला दुबई में दो बड़ों के दरमियान, आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ के दरमियान जेर बहस आया है? हतमी तौर पर मुझे ये नहीं पता कि ये मामला जेर बहस आया है या नहीं, लेकिन इस हवाले से मैं आपको अपना टेक बता देता हूँ। अभी पिछले दिनों इनामुर रहीम हमारे दफ्तर बी न्यूज तशरीफ लाए थे, का हमने किया, तो उन्होंने बताया कि तकरीबन 29 के करीब मुकदमात इमरान खान के दौरे हुकूमत में मिलिट्री कोर्ट्स में चलते रहे, जिसमें ना गवाह पेश ना कुछ और पेश। तो वो वाले बात ऐसे थे कि जहां पर ऐसी सिचुएशन हो रही थी। और अभी पीटी, मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि सिविलियन का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होना चाहिए। सही, ये जो है सिविल कोर्ट्स में ही होना चाहिए, लेकिन चूंकि जुर्म मिलिट्री के खिलाफ किया है, उनकी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया है। सही। अमार साहब 30 सेकंड में सिर्फ ये बताइएगा कि अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन देख रहे हैं, उसके बाद मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगा। डेफिनेटली, चलें, ठीक है। अमार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आज की तोशाखाना की जो अपडेट्स हैं, उसके अलावा दुबई प्लान और IMF की जो मुलाकातें वो क्या रंग लाएंगी, उस पर आपने गुफ्तगू की। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद आके बात करेंगे माहिर मईशत आबिद कयूम सुलैरी से। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम मुल्क की सियासी और जो है जिसे कहते हैं कानूनी सूरत हाल, उस पर बात कर रहे थे, और उसमें क्या सूरत हाल होने जा रही है, तोशाखाना केस के बाद अब क्या सूरत हाल होगी, उस पर बात कर रहे थे। इसी से जुड़े जो पाकिस्तान के मामलात हैं वो मईशत से भी जुड़े हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं माशी माहिर हैं डॉक्टर आबिद कयूम सुलैरी साहब। आबिद साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। आबिद साहब, इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, ख़ासकर जो IMF का स्टैंड बाई अरेंजमेंट है, वो पाकिस्तान के लिए आपके ख्याल में कितना अहमियत का हामिल है? और अप्रैल तक क्या बताया जाता है कि फाइनेंसिंग हो सकती है इस स्टैंड बाई एग्रीमेंट के थ्रू, लेकिन अप्रैल के ऑनवर्ड्स आपको क्या नजर आता है? जी बिल्कुल, 31 मार्च तक इसकी फाइनेंसिंग जो है ये हो रही होगी, जो कि 9 महीने का है। अगर हम अज्यूम करते हैं कि मिड जुलाई से शुरू हो जाता है, जो कि काफ़ी इस वक्त उसके आसार बड़े नुमाया नज़र आ रहे हैं, स्पेशली जो कल की मीटिंग्स हुई हैं IMF रेजिडेंट रेप की तमाम बड़ी सियासी जमातों के साथ, जिसमें कि खुशकिस्मती से तमाम जमातों ने इंक्लूडिंग PTI उन्होंने IMF के स्टैंड बाय एग्रीमेंट को एंडोर्स किया है। और आपकी इसकी अहमियत का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि कोई भी सियासी जमात इस वक्त इसको अपोज नहीं कर रही, क्योंकि जिस नहज पे पाकिस्तान जा रहा था, अगर IMF का जो साया है वो हमें ना मिलता तो हम सितंबर में डिफॉल्ट के करीब पहुंच चुके होते और सितंबर में डिफॉल्ट कर जाते। सही। तो ये IMF की डील है, जो कि देखने को तो $3 बिलियन की डील लग रही है, लेकिन इसकी वजह से तकरीबन $8 बिलियन इजाफी पाकिस्तान को मिल रहे होंगे वर्ल्ड बैंक की तरफ से, चाइना की तरफ से, सऊदीया की तरफ से, इसी तरीके से एशियन डेवलपमेंट बैंक और
जो बाकी मल्टीलैटरल लेंडर हैं। तो IMF का सर्टिफिकेट होना कि कोई भी मुल्क जो है वो IMF के फिस्कल डिसिप्लिन में है, वो बहुत अहमियत का हामिल है, इवन अगर हमें दोस्त ममालिक से भी सपोर्ट चाहिए हो। ठीक, आबिद साहब, आपने बात की कि तीनों सियासी जमातों ने भी उस प्रोग्राम से इत्तफाक किया, बेसिकली हमें ये लगता है, लेकिन एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा और उससे आगे चल के फिर बातचीत जारी रखेंगे कि इससे पहले कभी हमने ये देखा है कि IMF ने स्टाफ लेवल एग्रीमेंट से चंद रोज़ कबल पॉलिटिकल स्टेक होल्डर से बात की हो? हम ये देखते रहे कि IMF रियासत के थ्रू रियासत से बात करती है और मामलात होते हैं पॉलिटिकल लोगों से। इससे पहले कभी आपने IMF की इस तरह स्टाफ लेवल एग्रीमेंट से एक हफ्ता पहले एंगेजमेंट्स देखी? ये जो बैकग्राउंड एंगेजमेंट है वो तो चल रही होती थी, जाहिर है कि इसको रिकॉर्ड लेके आना ये काफी अनयूजुअल है, लेकिन ये इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि ये जो अगला SBA है, ये 3 हुकूमतें इसको मैनेज कर रही होंगी, 3 वज़राए आज़म और 3 वज़राए खजाना। तो पहला बिलियन जो है वो मौजूदा हुकूमत को मिलेगा, दूसरा $1 बिलियन जो है वो केयर टेकर सेटअप को मिलेगा, और तीसरा $1 बिलियन जो है वो इलेक्शन के बाद आने वाली हुकूमत को मिलेगा। अब चूंकि ये पाकिस्तान का ये 23वां प्रोग्राम है, उससे पहले अगर हम देखें तो तमाम जो कमिटमेंट पाकिस्तान ने की वो सियासी वजूहात की बिना पे पूरी नहीं हो पाती। यही प्राइवेटाइजेशन करने की बात आती है, तो उस पे जो अपोजिशन में जमातें होती है वो मुखालफत में आ जाती हैं। रिटेलर पर टैक्स लगाने की बात होती है, तो जिस जमात के रिटेलर में वोटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी ज्यादा है बिजनेस कम्युनिटी में, वो उसकी मुखालफत करना शुरू कर देती है। एग्रीकल्चर पे टैक्स की बात आती है। आबिद साहब, लेकिन हम ये भी तो देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो खुद मुआहिदा साइन किया था, खुद उसे वायलेट किया। तो कल जो IMF के लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से मिले, हमारी मालूमात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनसे एश्योरेंस चाह रही थी इंतखाबात की। तो IMF के हुकाम ने उन्हें ये बताया कि प्रोग्राम इस तरीके से डिज़ाइन हुआ है जिससे लगता है कि इंतखाबात होने जा रहे हैं, लेकिन वो इसकी जमानत नहीं दे सकते। तो आप इसको कैसे देखते हैं? ज़ाहिर IMF का मैंडेट नहीं है कि वो किसी मुल्क में इंतखाबात करवाने या ना करवाने पे दबाव डाले। IMF का मैंडेट जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से निकालना है। जहां तक रही कमिटमेंट से वायलेशन की, तो तकरीबन हर जमात जो भी हुकूमत में रही और IMF प्रोग्राम में गई, तो ये जनरल अयूब खान के जमाने से ऑनवर्ड हर एक ने कमिटमेंट की और किसी ने भी उसको पूरा नहीं किया। सो PTI या PMLN या पीपल्स पार्टी ये तनहा नहीं है, इसमें सभी शामिल हैं। जाहिर है कि IMF को एक एश्योरेंस चाहिए कि जो कमिटमेंट्स, पॉलिसी कंसिस्टेंसी और पॉलिसी कंटिन्यूटी और जिस तरह की इकोनॉमिक रिफॉर्म चाहिए वो वही हुकूमत कर पाएगी जिसका थोड़ा लॉन्ग टर्म मैंडेट होगा। जैसा कि मैंने कहा कि SBA जो है वो बड़ा पेक्यूलियर है कि इसको 3 हुकूमतें देख रही होंगी। तो IMF ने इसलिए इसको 9 महीने का प्रोग्राम रखा, और उसके बाद एक प्रोग्राम हम और भी ले रहे होंगे मार्च के बाद, जो कि यकीनन एक लॉन्ग टर्म होगा 3 से 5 साल का, और उसमें जाहिर है कि IMF फिर मुंतखब हुकूमत से बात करेगी। सही। आबिद कयूम सुलारी साहब, अगर जो इस वक्त एक अनसर्टनिटी की सिचुएशन है, ये सवाल इस्लामाबाद और उसके गिरदोनवा में हम सुनते हैं, अभी तक तो क्लैरिटी इंतखाबात के हवाले से मुल्क में नहीं है। आपके सामने जो सूरत हाल है, आपने जो डिफाइन की कि 3 जो हुकूमतें हैं उन्होंने जो स्टैंड बाई एग्रीमेंट है उसके साथ डील करना है, एक जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, एक जो केयर टेकर गवर्नमेंट होगी, और एक अगर इंतखाबात अपने वक्त पे होते हैं अक्टूबर या नवंबर में, तो जो अगली हुकूमत है ये उनको दिए जाएंगे। अगर इन केस किसी भी सिचुएशन में, किसी पॉलिटिकल टर्मोइल में, किसी और जो सूरत होती है, कोई कुदरती आफत या ऐसे मामलात में अगर इंतखाबात नहीं होते, साल 2023 में इंतखाबात अगर हमें नहीं मिलते, तो IMF के साथ जो मामलात हैं वो डिस्टर्ब होंगे या वो उसी तरीके से केयरटेकर सेटअप में भी चलते रहेंगे अगर इन केस मौजूदा पार्लियामेंट प्रोलॉन्ग करे या केयरटेकर सेटअप प्रोलॉन्ग करे? देखिए 31 मार्च 2024 तक तो अगर आप अपनी इकोनॉमिक रिफॉर्म जो कमिट की हैं वो कर रहे होंगे तो ये $3 बिलियन वाला मुआहदा तो इंटैक्ट रहेगा। सही। 31 मार्च 2024 के बाद के सिनेरियो में IMF उसी हुकूमत के साथ बात करेगा जिसके पास एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट होगा। अगर जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं किसी डिले की, अगर वो अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर वो उसका कोई पार्लियामेंट्री कवर है तो जाहिर है कि IMF को उससे कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन अगर इस तरह की कोई चीज जो है जो कि मुमकिन दिखाई नहीं देती है इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है तो जो IMF ये तो एतराज नहीं करेगी कि आप इलेक्शन करवाएं, लेकिन IMF जो है वो अगला प्रोग्राम
जो कि पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत ज़रूरी है। अगले 3 साल तक अभी IMF में रहना बहुत ज़रूरी है मिनिमम। तो वो अगला प्रोग्राम IMF करने में हिचकिचा रही होगी। सही। अच्छा, जो हाल ही में SIFC तश्कील दी गई है, स्पेशल इकोनॉमिक जो फैसिलिटेशन काउंसिल है, SIFC की तश्कील को और जो प्रोजेक्ट्स शुरू किए जा रहे हैं उसके तहत खासकर मिडल ईस्ट को टैप किया जा रहा है, आपके ख्याल में ये प्लान बी है गवर्नमेंट का, या फिर प्लान बी जो गवर्नमेंट कहती थी वो कोई हकीकत नहीं था, सिर्फ एक शोशे की हद तक हमारे सामने था, या हुकूमत के पास IMF के अलावा आपको लगता है कि प्लान बी भी मौजूद है? देखिए, ये इधर आर सिचुएशन नहीं, ये सारे प्लान जो है ये SIFC के तहत इन्वेस्टमेंट को रोप इन करना और बैलेंस ऑफ पेमेंट से बचना, ये दोनों साइड बाय साइड चल रहे हैं। अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट से बचने की बात कर रहे हैं, उसके क्राइसिस से बचने की बात कर रहे हैं, या डिफॉल्ट होने से बचने की बात कर रहे हैं, तो उसमें तो IMF के अलावा और कोई प्लान है ही नहीं है। आपको कोई भी दोस्त मुल्क जो है वो उस वक्त तक इतनी फंडिंग नहीं देगा, इतनी शॉर्ट मुद्दत में इतनी हैवी फंडिंग नहीं दे रहा होगा जब तक कि IMF का सर्टिफिकेट नहीं होता है। सही। जो SIFC का प्लान है वो जाहिर है कि आपको मीडियम टू लॉन्ग टर्म इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में भी हेल्प कर रहा होगा, वो इन्वेस्टमेंट लाने में भी हेल्प कर रहा होगा। वो IMF के प्रोग्राम में अगर पाकिस्तान रहता है तो उसमें स्ट्रेंथन करेगा पाकिस्तान की इकोनॉमी को फर्दर। लेकिन ये दोनों चीजें अलग-अलग जो है ये शायद पाकिस्तान की इकोनॉमी को टेक ऑफ करने में। अच्छा आबिद साहब, एक कुछ दिन कबल डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी से बात हो रही थी, उनका एक खदशा था कि IMF ने ये जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट दिया है वो इसलिए दिया है कि जो इस वक्त खित्ते की सूरत हाल है या जो पाकिस्तान के इस वक्त रिलेशंस हैं ईरान, चाइना और जो दीगर ममालिक हैं उनके साथ, तो अमेरिका इसको एक बार फिर इस्तेमाल कर सकता है पाकिस्तान को उस कैंप में जाने के लिए। आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करते हैं? मेरा ख्याल है मैं इसको बहुत ज्यादा एग्री नहीं करता। IMF जो है वो एक टेक्निकल फोरम है, उसमें पॉलिटिक्स यकीनन उसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड पे मौजूद है, लेकिन हमारे जब भी प्रोग्राम सस्पेंड हुए हैं वो उसमें हमने बहुत सी कोताहियां की होती हैं अपनी कमिटमेंट्स में, जिसकी वजह से प्रोग्राम नजर आ रहा होता है कि क्यों सस्पेंड हुए। रहा पाकिस्तान के ब्लॉक पॉलिटिक्स का मसला, तो पाकिस्तान का हमेशा से ये मौकफ है कि पाकिस्तान अमेरिका से, चाइना से, इवन सऊदी अरब और ईरान के जब आपस में ताल्लुकात नहीं थे इन दोनों मुल्कों से, जब सऊदी अरब और कतर के नाचाती थी तो इन दोनों मुल्कों से, तो पाकिस्तान हर उस मुल्क से ताल्लुकात अपने बेहतर रखना चाह रहा है जो कि पाकिस्तान से ताल्लुक बेहतर रखना चाहते हो। और उसमें इनके जो आपस के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो पाकिस्तान के लिए मैटर नहीं करते और ना पाकिस्तान उसमें पार्टी बनता है। और ये इन प्रिंसिपल किसी भी नॉन अलाइंड कंट्री की अपोजिशन बहुत वाज़ेह है। ठीक हो गया। आबिद कयूम सुलहरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माशी सूरत हाल पर आपने अपनी राय दी, IMF की हालिया जो मुलाकातें हैं उन पर आपने अपनी राय रखी। इसके बाद एक सबसे अहम सवाल जो अगले सेगमेंट में हम उठाएंगे, क्या पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप के लिए हिंदुस्तान जा रही है? क्या नजम सेठी साहब का हाइब्रिड मॉडल मौजूदा जो क्रिकेट बोर्ड के अथॉरिटीज़ हैं उन्हें कबूल नहीं है? लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद आके बात करेंगे वर्ल्ड कप और क्रिकेट की। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की सियासत की, मईशत की, और ब्रेक के बाद आके ज़रा बात करते हैं खेलों की। आज वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ ने एक हाई पावर कमेटी तश्कील दी है बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी सरबराही में, और ये कमेटी ये फैसला करेगी कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जो कि हिंदुस्तान में होने जा रहा है उसमें शिरकत करनी है अक्टूबर में या नहीं। और उसके बाद ही जो हाइब्रिड मॉडल्स डिस्कस होते हैं या जो दीगर सूरत हाल इस वक्त हम देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इंडियन क्रिकेट बोर्ड के दरमियान है, उसके तमाम मामलात इस कमेटी की मीटिंग के बाद ही फैसला हो सकेगा। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं मिर्जा इकबाल बेग साहब। मिर्जा साहब, आपको खुशामदीद कहता हूं। मिर्जा साहब, आपको क्या लगता है आज प्राइम मिनिस्टर की कमेटी के बाद क्वेश्चन मार्क्स लग गए पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान में शिरकत के हवाले से? बहुत बहुत शुक्रिया। शायद मैं समझता हूँ एक फॉर्मेलिटी है, क्योंकि लोगों का रिसेंटमेंट के पाकिस्तान जाकर भारत में खेले और पाकिस्तान का भारत से मैच 15 अक्टूबर को अहमदाबाद गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जहां 1,32,000 तमाशाइयों के बैठने की गुंजाइश है। गुजरात में वैसे भी मुस्लिम कुछ फसादात हो चुके हैं, तो उस लिहाज से एक लोगों के सेंटीमेंट पर काबू पाने के लिए ये कमेटी बनाई गई। मेरा अपना तज्जिया यही है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए जाएगी, क्योंकि ये ICC का इवेंट है और ICC ने इतने ताखीर के बाद जो है ऐलान किया है। जब अब से चंद रोज कबल जब ICC के चेयरमैन ग्रेगरी बार्कली और चीफ एग्जीक्यूटिव जेफ एलरडाइस पाकिस्तान आए थे तो गालिबन नजम सेठी थे और ये तय हो गया था कि हाइब्रिड मॉडल भारत मंजूर करेगा।
वरना भारत इस चक्कर में था कि तमाम के तमाम मैचेस एशिया कप के श्रीलंका में खेले जाए। लेकिन उस वक्त ये तय हुआ कि हाइब्रिड मॉडल भारत मंजूर करता है और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप में जाना पड़ेगा। लेकिन ये फॉर्मेलिटी है, हुकूमती सतह पर जो कमेटी बनाई गई, क्योंकि लोगों के जज्बात है कि पाकिस्तान भारत में जाकर ना खेले। अगर आप शाहिद हकीकत की निगाह से जायजा लें तो भारतीय टीम तो 15 बरस से पाकिस्तान नहीं आई है, लेकिन इस दौरान पाकिस्तानी टीम 3 मरतबा भारत का दौरा कर चुकी है। पाकिस्तान ने 2011 के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मोहाली में खेला, 2012-13 में पाकिस्तान ने वनडे और T20 सीरीज भारत में खेली, और फिर आखिरी मरतबा 2016 में T20 वर्ल्ड कप जो हुआ, शाहिद आफरीदी की कप्तानी में पाकिस्तानी टीम भारत गई। तो अब भारत को इस पे कोई एतराज नहीं होना चाहिए। मिर्जा साहब, आपकी बात से लग रहा है जो ज़का अशरफ साहब जब वापस आए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कमेटी में, उनकी वापसी हुई थी तो उन्होंने ये बताया था कि हाइब्रिड मॉडल नहीं चल सकता, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन आपकी गुफ्तगू से लग रहा है कि कोई और ऑप्शन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास है नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा, हाइब्रिड मॉडल तो अप्रूव हो गया है और एशियन क्रिकेट काउंसिल ने 31 अगस्त से 17 जुलाई तक जो है वो ऐलान 31 जुलाई से 17 अगस्त तक उन्होंने ऐलान कर दिया है कि एशिया कप मुनक्किद होगा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि चूंकि वो नजम सेठी साहब दस्तखत करके गए तो ज़का अशरफ साहब कैसे तब्दील करेंगे? एशियन क्रिकेट काउंसिल में 5 ममालिक हैं, पाकिस्तान तना रह जाएगा क्योंकि भारत, अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश है। तो बज़ाहिर ये मुश्किल नजर आता है। वर्ल्ड कप पे पाकिस्तान ने कोशिश की थी कि अहमदाबाद से मैच शिफ्ट कराया जाए, लेकिन चूंकि वो आईसीसी का इवेंट है इसलिए आईसीसी इस पर तैयार नहीं हुआ। अब देखते हैं ये कमेटी क्या रिकमेंडेशन देती है। यही रिकमेंडेशन देगी कि आप सिक्योरिटी के इंतजामात का जायजा लें। कमेटी के अरकान को जॉय ट्रिप का मौका मिल जाएगा भारत जाने का, वो जाके घूम फिर कर आ जाएंगे और फिर उसके बाद रिपोर्ट दे देंगे। अच्छा, क्रिकेट बोर्ड के में जो हालिया तब्दीलियां हो रही हैं मिर्जा साहब, आपके ख्याल में, जब चूंकि आप मौजूद हैं, मौके का फायदा उठा रहे हैं, आपको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए जा रहा है, हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट हो रहा है, कोई चीज ऐसी नहीं है जिसमें हमें लगे कि डेडलॉक हो रहा है, लेकिन चेंज ऑफ कमांड जो है, चेंज ऑफ गार्ड्स जो हो रही है हाई पावर पे, पीसीबी के चेयरमैन के लेवल पे, उसका इफेक्ट नीचे पीसीबी में और टीम पर कोई नजर आता है आपको? देखिए, म्यूजिकल चेयर गेम हो रहा है शाहिद रिन साहब। कभी 22 दिसंबर 2022 को रमीज राजा चेयरमैन थे, फिर उनको हटा दिया गया, फिर नजम सेठी की कमेटी आई 4 महीने, फिर 2 महीने और दिए गए, फिर सेठी साहब चले गए, ज़का अशरफ बनाया गया। लोग अदालतों में जा रहे हैं जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट है, जिनकी दुकानें बंद हो गई हैं, जो पीसीबी को सोने की चिड़िया समझते थे, जो पीसीबी से खा रहे थे, वही लोग अदालतों में जा रहे हैं। और आपका ताल्लुक क्योंकि बलोचिस्तान से, मैं बताते चलूं कि बलोचिस्तान के एक गुल मोहम्मद काकड़ साहब हैं जो कुचलाक में एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो वो सरकारी मुलाजिम होकर वो जो चले गए, जिन्होंने क्रिकेट के नाम पे सिर्फ जो है ना धंधा ही किया हमेशा। बिल्कुल, तो वो अब दोबारा चले गए। उनके पास इतने पैसे कहां से आए? और एक सरकारी मुलाजिम जो कि खुद सरकारी मुलाजिम है, वजीर आजम की कायम करदा कमेटी के खिलाफ कैसे जा सकता है? इसका तो एक्शन लेना चाहिए। लेकिन मिर्जा साहब जो हम अपनी पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन देखते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और हमारे जो मुल्क के वजारत उज़्मा की हालत है वो मुख्तलिफ नहीं है, तो फिर क्यों कोई आईसीसी या एसीसी हमें सीरियस लेगा? कोई नहीं लेगा, क्योंकि हम लोग इस वक्त बगैर चेयरमैन के चल रहे थे। अभी ज़का अशरफ भी परमानेंट चेयरमैन नहीं, 4 महीने के लिए क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह हैं। परमानेंट चेयरमैन तो वो होता है जो 3 साल के लिए आता है, जैसे एहसान मानी आए, फिर रमीज राजा आए, उनको हटा दिया गया। तो मेरे ख्याल में ये सोचना पड़ेगा उन लोगों को जिन्होंने क्रिकेट को मैदान के बजाय अब अदालतों में खिलाने की कोशिश की है, और उसमें उनको यकीनन नाकामी होगी। लेकिन इससे पाकिस्तान क्रिकेट की शायद इतनी जगहसाई, इतनी रुसवाई हो रही, दुनिया में कहीं नहीं किसी मुल्क में होता। भारत की एग्जाम्पल ले लें, सौरभ गंगोली का तनाजा हुआ जय शाह से, जो अमित शाह के साहबजादे, तो जय शाह ने सौरभ गंगोली को हटा के रॉजर बिनी को बना दिया, तो वहां तो कोई नहीं गया अदालत में। पाकिस्तान में ये होता है कि वेस्टेड इंटरेस्ट, क्योंकि जो मैनेजमेंट कमेटी के जो अरकान पीछे है, शकील शेख साहब जो सबसे मेन मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को, 20,000 रुपए डेली अलाउंस मिलता था, और लाहौर के 5 स्टार होटल के 8th एग्जीक्यूटिव फ्लोर में वो रहे 4-5 माह, फिर उसके बाद वो नीचे आ गए 2nd फ्लोर पर, जहां स्वीट रूम में रहे, और उसके अलावा उनको जो है 25 जी मिर्जा साहब, जो सबसे बड़ी चीज हम ये देखते हैं आपकी जो बात से हमें लगता है क्रिकेट की जो सिचुएशन है, अगर जरा टीम की बात करते हैं और उसकी परफॉर्मेंस की साथ साथ बात करते हैं, क्योंकि जब आप इंडिया में खेलने जा रहे हो, हिंदुस्तान में, और वो भी वर्ल्ड कप जैसा इवेंट, तो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो मिर्जा इकबाल बेग को पाकिस्तानी टीम एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए प्रिपेयर नजर आती है या अभी तक चीजें डाइसी हैं? देखिए, एशिया कप के लिए तो हमारी तैयारी हो गई है।
और उससे पहले श्रीलंका के खिलाफ हम एक टेस्ट सीरीज भी 2 टेस्ट की खेल लें। लेकिन असल मसला होगा शायद वर्ल्ड कप का, क्योंकि वर्ल्ड कप एक मेगा इवेंट है और पाकिस्तान के जो 2 मैचेस क्वालिफायर्स भी अच्छे आ गए, जिनमें एक श्रीलंका क्वालिफाई कर गई, एक नेदरलैंड क्वालिफाई कर गया। तो 9 मैचेस खेलने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को। सबसे इंपॉर्टेंट मैच भारत के खिलाफ होगा 15 अक्टूबर को, और 1,32,000 तमाशाइयों की गुंजाइश वाले इस नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में यकीनन एक वोलाटाइल सिचुएशन होगी, क्योंकि आपको पता है टोटल प्रेशर एक तरीके से पाकिस्तानी टीम पर ही होगा, सिर्फ 11 खिलाड़ियों नहीं बल्कि 1,32,000 तमाशाइयों से भी मुकाबला होगा। बिल्कुल प्रेशर होगा पाकिस्तान पर। पाकिस्तान की ओडीआई नंबर 2 टीम बन गई है पाकिस्तान, पहले 2-3 दिन तो नंबर 1 रही, तो उस लिहाज से अगर देखें तो पाकिस्तान को एडवांटेज है, लेकिन डिपेंड करेगा पाकिस्तान की बैटिंग पर। और रिवॉल्व कर रही है पाकिस्तान की बैटिंग बाबर आजम के गिर्द। बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ वगैरह है, वो संभाल लेंगे, लेकिन बैटिंग हमारे लिए थोड़ी सी लंबा फिटनी है। मिडिल ऑर्डर में कहां पर देखते हैं, आपको क्या लगता है मिडिल ऑर्डर में टीम स्ट्रगल कर सकती है या मिडिल ऑर्डर में हमारे पास अच्छी स्ट्रेंथ मौजूद है? मिडिल ऑर्डर में तजर्बात कर रहे हैं शायद हम लोग, कभी किसी को खिलाते हैं कभी किसी को खिलाते हैं। शान मसूद को 1 डाउन से नीचे ले आए, सऊद शकील को हमने सेलेक्ट नहीं किया वनडे में, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में हमें ऐसे बैट्समैन की जरूरत है। 50 ओवर्स की क्रिकेट है, जो फंस कर खेले, एक एंड ब्लॉक करे, तब जाकर दूसरे बैट्समैन करें। तो मिडिल ऑर्डर वाकई में आपने सही निशानदेही की, थोड़ा सा वल्नरेबल नजर आता है। और कोई ऐसी तब्दीली तो आप नहीं देख रहे कि जहां क्रिकेट बोर्ड और सियासत में तब्दीलियां हो रही हैं, कहीं वर्ल्ड कप से या एशिया कप से पहले कप्तान या नायब कप्तान कोई तब्दील होने जा रहा है? कप्तान का तो बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि बाबर आजम के पीछे लगी हुई थी कुछ पिछली मैनेजमेंट कमेटी, जिसके सेठी साहब सरबराह थे। तो अब बाबर आजम ने कल फोन पे बात भी की है ज़काशफ से, और मुबारकबाद भी दी है। बाबर आजम मुबारकबाद भी दी है, तो इसका मतलब बाबर आजम तो रहेंगे, लेकिन कोचेस के ऊपर एक सवालिया निशान है। जो नजम सेठी साहब कॉन्ट्रैक्ट करके गए थे कोचेस से, कि मिकी आर्थर जिनका 3 साल का डर्बी शायर से मुआहदा है, वो कंसल्टेंट और डायरेक्टर कोचिंग बन गए। कहाँ होता है दुनिया में? फिर वो मॉर्नी मॉर्कल को ले आए, एंडियो पुटिक जो साउथ अफ्रीका से नहीं खेले, अंडर 19 खेले, वो बैटिंग कोच हैं। तो नायब कप्तान शान मसूद का फ्यूचर कैसे देखते हैं? प्लेइंग 11 में जगह बना पाएंगे या बाहर ही बैठे नायब कप्तान होंगे? नहीं, नायब कप्तान अभी अनाउंस नहीं किया शायद उन्होंने, और शान मसूद को तो मतलब टीम में शायद जगह बना ले, लेकिन नायब कप्तान मुश्किल नजर आता है उनको। चलें, ठीक हो गया। मिर्जा इकबाल बेग साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मिर्जा इकबाल बेग हमारे साथ थे। क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तानी टीम के हवाले से पाकिस्तान की आवाम की उम्मीदें बड़ी हैं। जो भी फैसला हो वो खेल, खिलाड़ी और मुल्कों के लिए बेहतर होना चाहिए। अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रिंद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।